हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कैपिटल बजटिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इम्पॉर्टेंट फंक्शन सिर्फ इतना नहीं है कि वो बिजनेस के लिए बाहर से फंड रेज करे, ये भी उसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि उस फंड को एफिशिएंटली एलोकेट भी करे। एलोकेशन ऑफ फंड का मतलब है इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड इन वेरियस असेट्स। एलोकेशन ऑफ फंड का मतलब है इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड इन वेरियस असेट्स। इसको हम सिंपल इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म या बोल सकते हो करंट असेट्स, शॉर्ट टर्म असेट्स या करंट असेट्स इसमें की जा रही है तो इसे बोला जाता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसे कहा जाता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और अगर यही इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म या फिक्स असेट्स में, लॉन्ग टर्म असेट्स या फिक्स असेट्स में कर रहे हैं तो इसे कहा जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसे कहा जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए हम चैप्टर पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं कैपिटल बजटिंग। और कैपिटल बजटिंग और कुछ नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। कैपिटल बजटिंग और कुछ नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है। तो कैपिटल बजटिंग में हम डिसीजन लेते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म असेट्स। कैपिटल बजटिंग में हम डिसीजन लेते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म असेट्स। इस पर्टिकुलर असेट्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हम ये डिसाइड करते हैं। और इस पर्टिकुलर असेट से हमें बेनिफिट भी होने वाला है, जो बेनिफिट अवेलेबल होगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लॉन्गर देन 1 ईयर। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं एक न्यू मशीनरी इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो मुझे ये इंस्टॉल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हमें इस बात का जो डिसीजन लेना है वही हम पढ़ेंगे इस कैपिटल बजटिंग में। या ऑलरेडी मशीनरी लगी हुई है और उसको मैं रिप्लेस करके दूसरी मशीनरी लगाना चाहता हूँ। मेरे पास जो पहले मशीन लगी हुई है वो मैनुअल लगी हुई है, अब एक मार्केट में एक ऑटोमेटिक मशीन आ गई है, तो मुझे उसे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, यही हमने पढ़ना है कैपिटल बजटिंग में। लेकिन कैपिटल बजटिंग को शुरू करने से पहले आपको 2 वर्ड बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो। कैपिटल बजटिंग को शुरू करने से पहले हमें 2 वर्ड क्लियर होने चाहिए, व्हाट इज कैश आउटफ्लो एंड कैश इनफ्लो। कैश आउटफ्लो कुछ नहीं है, जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो प्रोजेक्ट में, इनको बोला जाता है प्रोजेक्ट। जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो प्रोजेक्ट में उसी को बोला जाता है कैश आउटफ्लो। यानी जो आप पैसा प्रोजेक्ट में लगा रहे हो उसी को बोला जाता है कैश आउटफ्लो। और जिस प्रोजेक्ट में हम पैसा लगा रहे हैं उसमें हमें कुछ बेनिफिट भी होने वाला है। वो बेनिफिट हम 2 वे में पढ़ेंगे, या तो कैश इनफ्लो, सेकंड अकाउंटिंग प्रॉफिट। या तो कैश इनफ्लो या अकाउंटिंग प्रॉफिट। कैश इनफ्लो को अगर हम सिंपल वे में बोले, कैश इनफ्लो कुछ नहीं है, जस्ट कैश प्रॉफिट है। कैश इनफ्लो कुछ नहीं है, जस्ट कैश प्रॉफिट है। और जब हम कैश आउटफ्लो कैश इनफ्लो की कैलकुलेशन करेंगे तो 2 रेस्पेक्ट में करेंगे। एक या तो न्यू प्रोजेक्ट होगा, न्यू प्रोजेक्ट, या रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट। जब हम कैश आउटफ्लो या कैश इनफ्लो की कैलकुलेशन करेंगे तो वो 2 प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट में करेंगे, या तो प्रोजेक्ट न्यू होगा या वो प्रोजेक्ट क्या होगा, रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट होगा। अभी जो पहले सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं न्यू, और अभी हम सबसे पहले ले रहे हैं कैश आउटफ्लो को, तो अभी मैं कैश इनफ्लो हटा रहा हूँ। कैश आउटफ्लो कैलकुलेट करने के लिए आपने इस मशीनरी में को परचेज करने के लिए जितना भी प्राइस पे किया है वो हमारी कैश आउटफ्लो का पार्ट बनेगा। यानी हमें सबसे पहले कैश फ्लो आउटफ्लो कैलकुलेट करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, परचेज प्राइस। यानी जो इस न्यू मशीनरी को परचेज करने में आपने जो पैसा लगाया है सबसे पहले वो लेंगे। फिर इस मशीनरी को लाने में और इंस्टॉलेशन करने में जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो आप इसमें ऐड करोगे। क्वेश्चन में ये भी हो सकता है आपको ये इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस या फ्रेट एट कैरेज गिवन हो सकता है नॉट गिवन हो। अगर गिवन है तो ऐड कर दीजिए, नहीं है तो आप इग्नोर कर दीजिए। दूसरा, हमें इसमें ऐड करनी पड़ती है वर्किंग कैपिटल। दूसरा इसमें हमें ऐड करनी पड़ती है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कह लीजिए, एडिशनल वर्किंग कैपिटल कह लीजिए, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कह लीजिए, एक ही बात है। एडिशनल वर्किंग कैपिटल और कुछ नहीं है, जस्ट एडिशनल कैश है। यानी जो फर्म को मेंटेन करना पड़ता है ताकि वो बिजनेस को इजीली ऑपरेट कर सके। ऐसा वो क्यों करती है? क्योंकि फर्म को अपनी एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए,
जैसे एक्टिविटी मतलब जैसे सेल को इंक्रीज करने के लिए वो क्रेडिट सेल करती है, जिसमें वो मान लो पीरियड दे रही है कस्टमर को 2 मंथ्स का। उस 2 मंथ्स के लिए पैसा लेट मिलेगा तो उसको कैसे वो मैनेज करेगी उस बिजनेस को, तो उसके लिए उसको पास पहले से ही इतना कैश रखना पड़ेगा ताकि वो उसको इजीली मैनेज कर सके, इजीली बिजनेस को ऑपरेट कर सके। ऐसा भी हो सकता है वो इस पीरियड को एक्सटेंड कर दे, 2 मंथ्स तो सभी दे रहे हैं, हम आपको कितने मंथ्स के लिए क्रेडिट अलाउ कर रहे हैं, 3 मंथ्स के लिए। तो इन सब चीजों को करने के लिए उनके पास इतना कैश होना चाहिए ताकि वो बिजनेस को इजीली हैंडल कर सके, मैनेज कर सके, इजीली ऑपरेट कर सके। वो अपने पास एडिशनल इन्वेंट्री रखना चाहते हैं। अब अगर और ज्यादा इन्वेंट्री रखना चाहते हैं तो उसके लिए उनके पास अलग से और कैश होना चाहिए, क्योंकि वो कस्टमर के ऑर्डर को कोई भी वापस नहीं जाना चाहते। वो कहते हैं हर कस्टमर के ऑर्डर को हम सर्व कर सके। तो इसके लिए बोला जाता है एडिशनल वर्किंग कैपिटल। एडिशनल वर्किंग कैपिटल मतलब सिंपल एडिशनल कैश। तो हमें और याद रखना ये भी क्वेश्चन में अगर गिवन है, क्योंकि क्वेश्चन जस्ट थ्योरेटिकल होते हैं, अगर गिवन है तो आप ऐड करोगे, अगर नहीं है तो आप इग्नोर कर दोगे। तो एडिशनल वर्किंग कैपिटल क्यों जरूरत होती है? ताकि हम फाइनेंस कर सके किस चीज को? द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी। ये इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी, अपनी सेल को बढ़ा सके, है ना, क्रेडिट सेल करके, या हम अपने पीरियड को एक्सटेंड कर दें, या हम अपने पास एडिशनल इन्वेंट्री रख सके। तो क्या क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल में क्रेडिट सेल है, या हम एक्सटेंड कर देते हैं एडिशनल क्रेडिट टू इट्स कस्टमर्स, या हम कैरी करेंगे एडिशनल इन्वेंट्री। किस लिए? ताकि हम सर्व कर सके कस्टमर ऑर्डर्स को। तो एडिशनल वर्किंग कैपिटल और कुछ नहीं है, जस्ट एडिशनल इन्वेस्टमेंट है। एडिशनल वर्किंग कैपिटल और कुछ नहीं है, जस्ट एडिशनल इन्वेस्टमेंट है, जो आपको किस में करना है? प्रोजेक्ट में करना है। जो आपको किस में करना है? प्रोजेक्ट में करना है। इसलिए इसको इंक्लूड किया जाएगा कैश आउटफ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। इसलिए इसको इंक्लूड किया जाएगा कैश आउटफ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। सेकंड, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि आप जस्ट फाइनेंस कर रहे हो, क्योंकि आपके पास कैश थोड़ी देर बाद आने वाला है। इसलिए जब एट द एंड ऑफ द प्रपोजल मतलब एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की कुछ लाइफ होगी। जैसे मान लेते हैं इसकी लाइफ है 5 ईयर्स, हमारे प्रोजेक्ट की जो लाइफ है वो 5 ईयर्स है। तो ये जो वर्किंग कैपिटल होगी ये रिलीज हो जाएगी, और इसको फिर क्या माना जाएगा? कैश इनफ्लो भी माना जाएगा। यानी जो वर्किंग कैपिटल है, जो आपने एडिशनल अपने पास कैश रखा ताकि आप बिजनेस को इजीली ऑपरेट कर सको, तो ये वर्क आपका कैश आउटफ्लो भी बनेगा, और एंड में वो आपका क्या बनेगा? कैश इनफ्लो भी बनेगा। यानी वर्किंग कैपिटल दोनों तरफ आने वाला है, कैश आउटफ्लो में भी आएगा और कैश इनफ्लो में भी आएगा। तो अगर हम तीनों को ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा कैश आउटफ्लो। इन तीनों को हम ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? कैश आउटफ्लो। सेकंड, अब हम कैश आउटफ्लो तो हमें समझ में आ गया, अब हमें किसको समझना है? कैश इनफ्लो। मैंने कहा कैश इनफ्लो कुछ नहीं है, जस्ट कैश प्रॉफिट है। और हमें प्रॉफिट निकालना है, अभी कैश इनफ्लो को छोड़ दीजिए, अगर आपको सिंपल प्रॉफिट निकालना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? सेल। अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? सेल। उस सेल में से हम एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं, या तो वेरिएबल होते हैं या फिक्स्ड होते हैं। एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं, या तो वेरिएबल होते हैं या फिक्स्ड होते हैं। तो हम पहले माइनस कर रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट, फिर हम माइनस कर रहे हैं फिक्स कॉस्ट, लेकिन उसमें से डेप्रिसिएशन को अलग से माइनस करेंगे। यानी डेप्रिसिएशन को फिक्स कॉस्ट के साथ नहीं, उसको अलग से माइनस करना है। तो माइनस फिक्स कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन। ऐसा क्यों अलग से माइनस करना है, वो आप जब हम कैश प्रॉफिट तक पहुंचेंगे तब आप इस बात को आराम से समझ लोगे। हमने ये तीनों को माइनस किया तो हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यानी सेल में से हमने ये तीन चीजें माइनस की तो हमारा क्या आ गया? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से अगर हम टैक्स माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और कुछ नहीं है, अकाउंटिंग प्रॉफिट है। ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और कुछ नहीं है, जस्ट अकाउंटिंग प्रॉफिट है। लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं कैश प्रॉफिट की। पता है जब हम इसमें से एक्सपेंसेस माइनस कर रहे हैं तो यहां कैश माइनस हो रहा है, फिक्स कॉस्ट माइनस कर रहे हैं अदर देन डेप्रिसिएशन, तो उसमें भी कैश माइनस हो रहा है। लेकिन जब हम डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हैं तो इसमें कोई कैश नहीं जा रहा, ये आपका नॉन कैश है। ये डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हैं, नॉन कैश है। इसलिए अगर हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डेप्रिसिएशन ऐड कर दें
तो जो हमारा निकल कर आएगा दैट इज कैश प्रॉफिट। आप इसे कैश प्रॉफिट कह सकते हैं, कैश इनफ्लो कह सकते हैं, एक ही बात है। इसका पूरा नाम होता है कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स, याद रखना इसका पूरा नाम होता है कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स। तो कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स और कुछ नहीं है, कैश प्रॉफिट है, या आप इसे कैश इनफ्लो कह लीजिए। हो सकता है क्वेश्चन में आपको सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन गिवन हो, या हो सकता है क्वेश्चन में इन तीनों की जगह, यानी वो आपको सेल में से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन माइनस करके बताए, उसे बोलते हैं कैश इनफ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। या तो क्वेश्चन में ये गिवन होगा कैश इनफ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, या आपको हो सकता है क्वेश्चन में गिवन होगा सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन। तो या तो ये तीन चीजें गिवन होगी, या इन तीनों की जगह आपको गिवन होगा कैश इनफ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये दिया है तो आगे का प्रोसेस वही है, माइनस डेप्रिसिएशन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, माइनस टैक्स नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, फिर उसमें डेप्रिसिएशन ऐड करोगे तो ये आ जाएगा कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स। तो हमने कैलकुलेट करना सीखा कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो, और मैंने कहा था हम दो प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, एक न्यू प्रोजेक्ट की और फिर हम बात करेंगे रिप्लेसमेंट की। अभी हमने सिर्फ किसकी बात की है, न्यू प्रोजेक्ट की। दूसरी बात हमने कहा हमारे जो प्रोजेक्ट की लाइफ है वो 5 इयर्स है। जो कैश आउटफ्लो हो रहा होता है वो हो रहा होता है 0 ईयर में, ये आफ्टर 1 ईयर यानी 1 साल बाद, ये आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 4 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स, ये होता है इनिशियल यानी स्टार्टिंग 0 ईयर। यहां आप कर रहे होते हो कैश आउटफ्लो, यहां आप क्या कर रहे होते हो कैश आउटफ्लो बिल्कुल स्टार्टिंग में, इसलिए इसे बोला जाता है इनिशियल कैश आउटफ्लो, इसलिए इसे बोला जाता है इनिशियल कैश आउटफ्लो। और जो हमें प्रॉफिट हो रहा है कैश प्रॉफिट, वो हमें हर साल होगा एट द एंड ऑफ द ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, यानी ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये 5 ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पहले होता है स्टार्टिंग में, और इसके बाद आपको ये इनफ्लो आते हैं, बाद में आते हैं, इसलिए इसको वर्ड दिया जाता है सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो। पता 5th ईयर के एंड में आपके पास और भी कुछ वैल्यूज आएंगी, और भी कैश इनफ्लो आएगा। आपकी लास्ट में स्क्रैप वैल्यू आएगी, स्क्रैप वैल्यू आएगी मशीनरी की, प्लस मैंने कहा था वर्किंग कैपिटल जो आपने लगाई है वो भी एंड में रिलीज होगी, वर्किंग कैपिटल रिलीज, ये बिल्कुल एंड में होती है, इसको बोला जाता है टर्मिनल कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो आप दो पढ़ोगे, एक पढ़ोगे सब्सिक्वेंट, एक होगा सिर्फ एंड में आएंगे, यानी मशीनरी जाते जाते आपको क्या देके जा रही है, तो जाते जाते आपको स्क्रैप वैल्यू देके जा रही है, प्लस जो आपने वर्किंग कैपिटल लगाई थी वो भी अब आपकी रिलीज हो जाएगी, तो बोला जाएगा वर्किंग कैपिटल रिलीज। तो हम तीसरा पढ़ने वाले हैं टर्मिनल कैश इनफ्लो, और ये सिर्फ कौन सी ईयर में आएगी, 5th ईयर में। क्या क्या आएगी, स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन, और क्या आएगा जो वर्किंग कैपिटल रिलीज हुई है, और टोटल क्या आएगा टर्मिनल कैश इनफ्लो। और ये भी जो हमने सीखा है ये न्यू प्रोजेक्ट का सीखा है। अभी हमने इसके बाद नेक्स्ट हम सीखेंगे रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट का, लेकिन हम पहले कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि आप इस चीज को अच्छे से समझ लो। और जब हम रिप्लेसमेंट सीखेंगे तो बहुत हल्की सी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा, बस थोड़ी सी एडजस्टमेंट करोगे तो वो आपका रिप्लेसमेंट के लिए आप क्या सीख जाओगे, कैश आउटफ्लो कैलकुलेट करना, सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो कैलकुलेट करना। तो आप नोट कर लीजिए पहले, फिर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है फर्म इज कंसिडरिंग टू परचेज ए न्यू मशीन विच विल कॉस्ट ₹1,20,000। तो आपको पता है ये किसके लिए काम आएगी, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कैश आउटफ्लो। फिर कह रहा है द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन विल अमाउंट ₹25,000। आपको पता है ये भी किसके लिए काम आएगा, कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो में क्या क्या आता है, जो आपने मशीनरी परचेज की है उसके ऊपर लाने में या इंस्टॉलेशन में जो आपने खर्चे किए हैं वो कैश आउटफ्लो में आएगा। फिर आपको दिया हुआ है इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, कितनी, 15,000। तो ये भी किसके लिए काम आएगा, कैश आउटफ्लो की। और मैंने बताया था ये कैश आउटफ्लो में भी आएगा, और साथ साथ जब आप टर्मिनल कैश इनफ्लो कैलकुलेट करोगे तब भी काम आएगा, दो जगह काम आने वाला है, कैश आउटफ्लो में भी और कैश इनफ्लो में भी।
आगे कह रहा है द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड कैश इनफ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस। तो मैंने आपको बताया था या तो क्वेश्चन सेल से स्टार्ट करेगा या वो क्या देगा, कैश इनफ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस। वो आपको दिया हुआ है 70,000 फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। ये प्रोजेक्ट की लाइफ बताई जा रही है आपको 5 ईयर्स, आफ्टर विच इट कैन बी सोल्ड फॉर ₹50,000। तो ये भी आपको स्क्रैप वैल्यू बताई जा रही है मशीनरी की, तो ये भी किसमें काम आएगी आपकी, टर्मिनल कैश इनफ्लो। अगर द फर्म अप्लाई स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, आपको कोई परसेंटेज गिवन नहीं है तो आपको मालूम है अगर हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए लेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब मशीनरी को परचेज करने में, लाने में और उसको इंस्टॉल करने में जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो कहलाएगी उसकी टोटल कॉस्ट। लेकिन उसमें वर्किंग कैपिटल आप इंक्लूड नहीं करोगे क्योंकि वो आपने मशीनरी के लिए नहीं किया। माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, तो ये फॉर्मूला होता है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है द टैक्स रेट ऑन इनकम इज 35%, तो टैक्स रेट आपको दिया हुआ है 35%। कैलकुलेट ऑल द कैश फ्लोज एसोसिएटेड विद द मशीन, तो इसमें क्या क्या कैलकुलेट करेंगे, कैश आउटफ्लो, फिर आपका सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो और फिर टर्मिनल कैश इनफ्लो। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट कर रहे हैं इनिशियल कैश आउटफ्लो। आपको पता है उसमें सबसे पहले क्या लेंगे, जो परचेज प्राइस है न्यू मशीनरी का 1,20,000, फिर उसमें लेंगे हम इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस 25,000 और फिर हम लेंगे वर्किंग कैपिटल जो आपको दी हुई है 15,000, तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 15,000। इन तीनों का टोटल करोगे तो ये आपका आ जाएगा इनिशियल कैश आउटफ्लो 1,60,000। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं कैश इनफ्लो और हम सबसे पहले कैश इनफ्लो में कौन सा कैलकुलेट कर रहे हैं, सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो। उसका पूरा नाम होता है कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स। इसको मैं क्यों इंपॉर्टेंस दे रहा हूं कि आपको ये पूरा ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन में अगर कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स दिया हुआ है तो आपको कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना, वही आपका फाइनल आंसर है। तो फॉर्मेट बना रहे हैं और ये 5 ईयर्स का बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है कैश इनफ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस, और जो हमें गिवन है 70,000, तो आपको पता है ये हर ईयर की 70,000 है। उसके बाद इसमें से हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, क्योंकि सबसे पहले हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना है, फिर टैक्स माइनस करना है, फिर हम उसमें डेप्रिसिएशन वापस ऐड कर देंगे। तो पहले हम डेप्रिसिएशन माइनस करें तो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे और डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में एस्टिमेटेड लाइफ। टोटल कॉस्ट आपको पता है 1,20,000 प्लस 25 1,45,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 50,000 डिवाइडेड बाय लाइफ 5, तो यह आ जाएगा 95,000 डिवाइडेड बाय 5 19,000 माइनस डेप्रिसिएशन, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, तो ये आ गया 1,45,000 माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय 5 19,000 और ये डेप्रिसिएशन पर ईयर है। डेप्रिसिएशन जब माइनस करोगे तो आपको पता है ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। माइनस कर दीजिए तो ये आ गया 70,000 में से 19,000 माइनस किया तो 51,000। उसके बाद उसमें से हम टैक्स माइनस करेंगे और टैक्स का रेट दिया हुआ है 35%, और ये जो 35% आपको कैलकुलेट करना है ये इसका कैलकुलेट करना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। तो 51,000 का अगर हम 35% कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है 17,850, तो ये माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो हमने माइनस किया तो ये आ गया 33,150 और उसमें फिर हम डेप्रिसिएशन वापस ऐड कर देंगे क्योंकि आपको पता है डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है। तो डेप्रिसिएशन वापस ऐड कर दोगे, जो आपको डेप्रिसिएशन कितना आपने माइनस किया था 19,000, तो आप 19,000 वापस ऐड कर दोगे। तो अब जो निकल के आएगा उसे बोला जाएगा कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स। तो यह आता है 52,150, ये आपका आ गया 52,150। तो हमने कैलकुलेट कर लिया सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं टर्मिनल कैश इनफ्लो। ये मैं डेप्रिसिएशन हटा रहा हूं। अब टर्मिनल एक तो हम लेते हैं स्क्रैप वैल्यू जो हमें मशीन की दी हुई है 50,000, और दूसरा हम लेते हैं जो हमें वर्किंग कैपिटल रिलीज होगी, क्योंकि बताया था वर्किंग कैपिटल आउटफ्लो में भी आएगी और इनफ्लो में आएगी, लेकिन हमें ये रिलीज कब होती है, एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, तो इसलिए ये टर्मिनल कैश इनफ्लो में आएगी। तो लिखेंगे वर्किंग कैपिटल रिलीज और कितना अमाउंट है 15,000, ऐड कर दीजिए तो ये टर्मिनल कैश इनफ्लो आ गया आपका 65,000। नोट कर लीजिए।